नमस्कार, मैं केशव राय विश्व हिंदी अकादमी मुंबई से। हमारे लिए बहुत खुशखबरी की बात है कला जगत के लिए और साहित्य जगत भी कह सकते हैं और मनोरंजन इंडस्ट्री के लिए कि पिछले 18 माह से या कई माह से जो थिएटर बंद थे और वो थिएटर खुले हैं और थिएटर इतनी बड़ी फिल्म मतलब सूर्यवंशी मल्टी स्टारर एक्टर और सुपरस्टार डायरेक्टर मतलब ये फिल्म जो सूर्यवंशी रिलीज हुई है और उसने ये सिद्ध कर दिया है कि धैर्य रखना था। कई निर्माता निर्देशक वो धैर्य रख नहीं पाए क्योंकि फिल्म का करोड़ों का बजट होता है, इसलिए उन्होंने अपना पेशेंस नहीं रखा क्योंकि उसमें ब्याज भी लगता है फाइनेंसरों का, और उन्होंने अपनी फिल्में OTT पे रिलीज़ कर दी। तो आज जो सूर्यवंशी का जो सफलता का झंडा गड़ा है, रोहित शेट्टी की जो वाही फिल्म इंडस्ट्री में हो रही है, तो आज हमने ट्रेड एनालिसिस्ट वरिष्ठ गिरीश वानखेड़े जी से निवेदन किया और वरिष्ठ पत्रकार दैनिक भास्कर के गावा जी जो चर्चित नाम है प्रिंस गावा, उनसे दोनों से निवेदन किया और समय लिया। तो गिरीश जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर, आप ट्रेड एनालिसिस्ट हैं, आपका वानखेड़े रिव्यू एनालिसिस चैनल बहुत लोकप्रिय है और आपके चैनल के रिव्यू देखकर लोग सिनेमा में मतलब जाते हैं और फिल्में देखते हैं। तो ये जो सूर्यवंशी है मल्टी स्टारर फिल्म है, 18 माह से रुकी हुई थी। वो रोहित शेट्टी चाहते तो OTT पे कर देते और कई बार हम अखबारों में ये पढ़ भी रहे थे कि वो OTT पे सूर्यवंशी आने वाली है, लेकिन उन्होंने ऐसा निर्णय नहीं लिया और थिएटर में आई और सफलता मिल रही है। तो आप ये बताएं कि रोहित शेट्टी का जो निर्णय सही था या पहले ही इसको OTT पे आ जाना था? देखिए, सबसे पहले तो सारी फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त बधाई का पात्र है क्योंकि फिर से अच्छे दिन आ गए हैं सही मायने में। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में जो भी नुकसान हुआ था और जिस तरीके से फिल्म इंडस्ट्री के बारे में तंज किए जा रहे थे और सिनेमा घरों पे खासकर एग्जीबिशन सेक्टर को इस तरीके से करार दिया गया था कि इट्स नो लॉन्गर लाइव, इट्स ऑलमोस्ट डेड, इस तरीके के जो आरोप लग रहे थे और जिस तरीके से बातचीत हो रही थी उससे लग रहा था कि क्या होगा। लेकिन हमेशा ऐसा होता है कि जब बहुत अंधेरा हो उसके बाद ही सुबह होती है। क्या बात, बहुत तो उसी तरीके से ये था कि जब ये बड़ा ऐसा लग रहा था कि इज़ देयर एनी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, कुछ है क्या। और ऐसे में एक डायरेक्टर होता है, एक प्रोड्यूसर होता है जो रिस्क लेता है, जो ये कहता है कि भाई मैं फिल्म तो थिएटर में ही रिलीज़ करूँगा। क्या बात। अब वो जो थिएटर में रिलीज़ करने के पीछे एक तो उसका होता है एक आत्मविश्वास। उसका आत्मविश्वास इस बात के साबित करता है कि उसको अपने प्रोडक्ट पर कितना विश्वास है, कितना उसको किस तरीके से वो ऑडियंस की पल्स को जानता है, कितना कॉन्फिडेंस है उसको कि मेरी फिल्म चलेगी। ये सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होती है कि सिनेमा घरों पे उसका विश्वास होना, और साथ ही साथ सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जबकि सारी फिल्म इंडस्ट्री के लोग अपनी फिल्मों को या अपने कंटेंट को OTTs पर दे रहे हैं, क्योंकि एक फिल्म के साथ सिर्फ एक प्रोड्यूसर ही जुड़ा नहीं होता है, एक पूरी टीम जुड़ी हुई होती है और इन सारों को रेवेन्यू रिटर्न की ज़रूरत होती है, जिसे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कहते हैं। सबको लगता है कि भाई हमने जितना वक्त दिया या जितना हमने पैसा खर्चा किया उसका रिटर्न कब मिलेगा। तो हर आदमी चाहता है कि वो जल्दी मिले। ऐसे में सारों ने ही OTT का रास्ता अख्तियार कर लिया और उन्होंने OTTs पे अपनी फिल्में दी। लेकिन एक आदमी लगा रहा कि नहीं, मैं थिएटर पे दूंगा, क्योंकि उनको ये मालूम था कि उनकी जो फिल्म है ये बड़े पर्दे के लिए बनी थी, बड़े पर्दे के लिए बनी है। इसलिए उन्होंने वो फिल्म को रोक के रखा। 3 या 4 बार इसकी अनाउंसमेंट हुई। कई लोगों ने ये तक आरोप लगा दिए कि फिल्म स्टेल हो रही है। फिल्म स्टेल हो रही है, मज़ा नहीं रहा और इतनी बार पोस्टपोन होती रही। लेकिन बावजूद जब वो फिल्म 5 तारीख को रिलीज़ हुई सिनेमा घरों में, तो पहले दिन का उसका कलेक्शन है 26 करोड़, दूसरे दिन का कलेक्शन है 23 करोड़, और तीसरे दिन का कलेक्शन है 27 करोड़। और वो 66 देशों में पैन वर्ल्ड रिलीज़ हुई। मतलब इंडिया के अलावा ओवरसीज़ में भी करीब 1300 थिएटर्स में रिलीज़ हुई। टोटल मिला के कम से कम ये फिल्म है जो मुझे लगता है कि करीब 5000 के लगभग स्क्रीन्स में रिलीज़ हुई, जो कि ओवरसीज़ की एक बहुत बड़ी रिलीज़ कह सकते हैं हम लोग। और इस देश की एक बड़ी रिलीज़ इसलिए कह सकते हैं कि पैंडेमिक के बाद बहुत डेस्परेशन था
लोग निराश हो चुके थे। ऐसे में एक फिल्म का आना और उस फिल्म को लाने के पीछे मुझे लगता है कि रोहित शेट्टी का एक सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 80% उनका जो साथ दिया गया है, उसको साथ देने में जो दूसरा सबसे बड़ा नाम उभर के आता है वो है शिबाशीष सरकार का, जो कि रिलायंस के प्रोड्यूसर रहे इस फिल्म के। क्या बात। और तीसरा नाम जो इस फिल्म के जो इन्वेस्टर है वो है पीवीआर का। इन तीनों का, जो कि पीवीआर भी एग्जीबिटर है, इन तीनों के लिए ज़रूरी था कि ये फिल्म थिएटर में आए। देखिए, एक फिल्म जब आप 150 करोड़ की लागत का बनाते हो तो उसको ओटीटी तो वो देगा, लेकिन वो मार्जिनल देगा। उस फिल्म को ओटीटी पर के बजाय जब आप सिनेमा घरों में लेकर आते हो तो वो असली बेट है, असली बिजनेस वो है। वहाँ पर जब आज हर आदमी जब थिएटर पे जाकर वो क्लैप्स करता है, वो सीटियाँ बजाता है और उस फिल्म को जब वो एंजॉय कर रहा है, उससे मालूम पड़ता है कि इस वक्त ऐसी फिल्म की हमको ज़रूरत थी। और रोहित शेट्टी ने वो साबित करके दिखाया है कि अगर आपका आत्मविश्वास सही जगह पे है, सही प्रोडक्ट पे हो और आपने सस्टेन करने की जो हिम्मत दिखाई, उस हिम्मत को दाद देने के लिए मैं ये कहूँगा कि सूर्यवंशी का 80% के सक्सेस का दारोमदार रोहित शेट्टी का है। इसलिए ये बहुत बड़ा उन्होंने निर्णय लिया था और आज उनके निर्णय का हम सारे लोग स्वागत करते हैं। सर, सूर्यवंशी बहुत बड़े बजट की फिल्म है और कई फिल्में जो बनकर तैयार थीं और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ गई, उनको पैसा भी मिला और उनका नुकसान भी नहीं हुआ। और कई निर्माताओं ने इसलिए ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्म दे दी कि उनका फाइनेंसर का जो इंटरेस्ट वगैरह वगैरह वगैरह, इस कारण वो आ गए। रोहित शेट्टी अपने आप में टिके रहे, तो क्या उन्होंने फाइनेंसरों को इंटरेस्ट या ओवर बजट कहते हैं ना जब ज़्यादा लग जाए, इस बारे में रोहित शेट्टी ने चिंता नहीं की? इस बारे में 100% चिंता तो देखिए, तो पैसे का काम पैसा ही करता है, उनको चिंता थी। लेकिन चिंता के साथ साथ उनको अपने प्रोडक्ट पर विश्वास था। उनको ये मालूम था कि अगर ये थिएटर पे जाएगी तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट दुगुना होगा। अब आपने कभी किसी से कुछ पैसे लिए या किसी ने इन्वेस्ट किया, रोहित शेट्टी खुद प्रोड्यूसर है, पीवीआर का भी इसमें इन्वेस्टमेंट है, रिलायंस प्रोड्यूसर है, तो जब 3 या 4 प्रोड्यूसर्स है उसके, तो सारों की जिम्मेदारी होती है कि अगर वो रिस्क ले रहे हैं और उसके बाद वो 17-18 महीने सस्टेन कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट को और उसके बाद फिर वो थिएटर में रिलीज़ कर रहे हैं, तो ये एक कंबाइंड एफर्ट्स है। लेकिन उसमें आगे आके ये कहना कि भाई मैं इस फिल्म पे भले लोगों का रिस्क हो, मेरा आत्मविश्वास है कि ये फिल्म मुझे रिटर्न देगी, ऐसा कहना रोहित शेट्टी का रहा। इसलिए मुझे लगता है कि बावजूद इसके कि कई सारे ड्रॉबैक्स होंगे, कई सारा प्रेशर होगा, कई सारे लोग होंगे जो कह रहे होंगे कि इंटरेस्ट है लगता है या ये है, पर इन सारी चीज़ों से भी बिना विचलित हुए जब वो फिल्म रिलीज़ करते हैं तो मुझे लगता है कि उसके लिए वो उनको दाद देनी पड़ेगी। सर, दैनिक भास्कर के आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और दैनिक भास्कर भारत का नंबर 1 अखबार है। 7-8 करोड़ इसके पाठक हैं और भास्कर में बड़े बड़े देश के समीक्षक उसमें समीक्षा करते हैं, लिखते हैं, लेख लिखते हैं, हम भी पढ़ते हैं, बड़े बड़े नाम हैं और प्रिंस गाबा के नाम से जाने जाते हैं मुंबई में। तो जो अभी सूर्यवंशी में जो थिएटर में हम देख रहे हैं कि भीड़ की भीड़ चली आ रही है, तो बीच में हमने चाहे भास्कर में और भी अखबारों में पढ़ा था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म की जो स्टार्स हैं वो फिल्म स्टार से ज़्यादा लोकप्रिय हो गए हैं। मतलब वो क्योंकि 1.5-2 साल से फिल्में रिलीज नहीं हुई तो लोग उन्हीं को घर में देख रहे हैं, तो उन्हीं के दिल और दिमाग में वो कलाकार, जो नए नए कलाकार, नई नई कहानियाँ बस गई और वो हिट हो गए। तो ये जो सूर्यवंशी की सफलता को आप किस तरह से देखते हैं? मैं बिल्कुल, जैसा गिरीश जी ने बिल्कुल सही कहा, वानखेड़े जी ने, कि रोहित शेट्टी इसके पीछे एक बड़ा क्रिएटर है, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया था महाराष्ट्र एक बड़ा सेंटर है, बाकी तो ओवरसीज की बात की गिरीश जी ने, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार से लगातार कम्युनिकेशन किया ऑफिशियल से, और उद्धव ठाकरे ने जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उन्होंने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया और 100% ऑक्यूपेंसी जो महाराष्ट्र मुंबई जो कहा जाता है, वो एक बड़ा क्रेडिट जाता है कि जैसे कहा जाए कि भाई उन्होंने कहा भी था कि हम बड़ी लड़ाई जीत गए, रोहित शेट्टी ने ट्वीट भी किया था। तो जिस तरह का कैनवास इस फिल्म का है, ब्लॉकबस्टर मल्टी स्टारर है, उसमें सिम्बा और आप कहें उसकी फ्रेंचाइजी भी है सिंघम की, और एक तरीके से मल्टी विलेन है और एक पूरी स्टोरी थी। तो मुझे लगता है कि जो रोहित शेट्टी का जो क्लास है, जो कैनवास है, और जिस तरह की वो एक एक्शन फिल्में होती है, तो ओटीटी की बिल्कुल थी ही नहीं। तो ओटीटी का कंटेंट और एक फिल्म जो, जैसा आपने बात की, गिरीश जी ने बात की कि रिलीज जरूर की डर के कारण
क्योंकि रिस्क इतना कैपेसिटी या रिस्क फैक्टर, क्योंकि जैसा गिरीश सर ने कहा कि सिर्फ फिल्म एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर पे डायरेक्शन होता है, जो क्रिएटिव पार्ट होता है, प्रोड्यूसर जो फाइनेंस करता है, उसके पीछे एक पूरी टीम होती है डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर वहां तक पहुंचने की। तो शायद कई लोग हैं जो टूट जाते हैं, लेकिन रोहित शेट्टी ने वो एक रिस्क लिया, जैसे आपने बोला 20 महीने, तो एक बड़ा ब्रेक है। और एक तरीके से जो फिल्म क्रिटिक और बहुत सारे जो एक्सपर्ट से कहने लगे थे कि अब फिल्म का वो चार्म खत्म हो गया है, लेकिन 3 दिन में जिस तरीके से मोर देन 77 करोड़ और फर्स्ट डे 26 करोड़ का करेक्शन है, मुझे लगता है कि बिफोर कोविड 2019 के भी जो फिल्में थी भारत और तमाम फिल्में थी, उसका कलेक्शन भी इतना नहीं था। तो एक तरीके से कहा जाए तो एक बहुत बड़ा ये विनिंग मूवमेंट है पूरी इंडस्ट्री के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि सिंगल स्क्रीन तो एकदम खत्म ही हो गए थे। जहां आप 20 महीने से एक सिनेमा हॉल बंद पड़े हैं, पूरा एक स्ट्रक्चर भली फिल्म ना लग रही हो, लेकिन एक उसको सस्टेन करना, उसको मेंटेनेंस करना, वो एक सिनेमा के लिए एक बड़ी पहल है। और अब मुझे लगता है कि जो डर रहे थे लोग, बहुत सारे लोग जो शायद अभी बातचीत कर रहे थे बहुत सारे कि हम नेटफ्लिक्स पे या दूसरे OTT प्लेटफॉर्म पे फिल्म देने की, शायद उनके लिए कि संजीवनी का काम करेगा। और रोहित शेट्टी ने जो पहल करी है, तो मुझे लगता है इसे अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। और इट्स क्रेडिट गोज टू एंटायर टीम की, चाहे जैसे सर ने बात की शिवाशीष की, जो रिलायंस के हैं या करण जौहर है, तो उस पर ट्रस्ट दिखाया, क्योंकि इतना रिस्क कैपेसिटी हर किसी में नहीं है। रोहित ने जो करके दिखाया, शायद वो एग्जाम्पल सेट किया है कि अभी फिल्म इंडस्ट्री जिंदा नहीं, तो एक तरीके से ये इंडस्ट्री में कहा जाने लगा था कि ये जो मोबाइल है, जो हमारे पास पूरी दुनिया है, तो आई थिंक इसी में पूरी दुनिया सिमट गई है। लेकिन जो स्क्रीन पे डॉल्बी साउंड पे और सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने का जो चार्म है, जो सूर्यवंशी ने दिखाया, और अब जैसे बंटी बबली 2 है और बहुत सारी फिल्मों की रिलीज है, सलमान की है, क्योंकि जिस तरीके से आगे फिल्में आ रही है, तो मुझे लगता है कि फेस्टिवल्स भी हैं, तो एक अच्छा पॉजिटिव साइन है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, फिल्म मेकर के लिए और खासकर फाइनेंसर्स के लिए। गिरिज जी, ये बात तो सिद्ध रोहित शेट्टी जी ने कर दी है कि रोहित शेट्टी व्यावसायिक निर्देशक है निश्चित रूप से, लेकिन उन्होंने अपनी कमाई की ओर ध्यान नहीं दिया। OTT भी अच्छा पैसा दे रहा था उनको, लेकिन उन्होंने ये चाहा कि मेरी फिल्म को हर वर्ग, हर उम्र के दर्शक इसको देखें। तो ये निश्चित रूप से रोहित शेट्टी का मनोरंजन की दुनिया में या सिनेमा को जीवित करने में, पुनः जीवित करने में, उसको बढ़ाने में बड़ा योगदान है। और आपने रोहित शेट्टी के बारे में इतना कहा, तो निश्चित रूप से ये पूरी दुनिया में जो फिल्में रिलीज हुई हैं, दर्शक निश्चित, आपने कहा कि दर्शक OTT के अलग हैं और सिनेमा के अलग है, थोड़ा सा इस बारे में और बताएं। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होता है कि सिनेमा ये एक्सपीरियंस है जी। ये जो सिनेमा घर के अंधेरे में जो ऑडियंस बैठती है, वो कैप्टिव ऑडियंस होती है। वो खाना खाने के लिए, चाय पीने के लिए, वॉशरूम जाने के लिए नहीं उठती, जो घर में होता है। तो जब हम घर में कुछ देखते हैं OTT पे, तो हमारा कंसंट्रेशन नहीं होता, हम कैप्टिव नहीं हैं। लेकिन सिनेमा घरों के अंधेरे में जब हम कैप्टिव होते हैं, तो पर्दे पर जो पात्र होते हैं उनके साथ हम जुड़ते चले जाते हैं। वो एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है। इस एक्सपीरियंस को लार्जर देन लाइफ एक्सपीरियंस बनाने में कुछ ऐसी फिल्में होती है जो वो एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकती है। आप पद्मावत, मुगले आजम और शोले बड़े स्क्रीन पर देखना चाहोगे, आप उसके मोबाइल की छोटी स्क्रीन पर, टेलीविजन की स्क्रीन पर वो फिल्मों का मज़ा नहीं आएगा। एवेंजर्स आप वहाँ देखना चाहोगे। तो कुछ फिल्में होती है बड़े पर्दे के लिए। ये जो फिल्म है रोहित शेट्टी की, ये बड़े पर्दे के लिए बनाई गई है। इसमें वो मज़ा नहीं आएगा जब आप उसको छोटे स्क्रीन पर देखोगे, क्योंकि पहली बात तो आप कैप्टिव नहीं हो, दूसरी बात क्या है कि आपका कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, तीसरी बात जो सिनेमा घरों में जाने का मतलब सिर्फ फिल्म देखना नहीं है। सिनेमा घरों में जाने का मतलब है एक एक्सपीरियंस के से मुखातिब होना, एक एक्सपीरियंस को जीना। और जो 3 घंटे का जो एक्सपीरियंस होता है, जहाँ पे आप अलग अलग लोगों के बीच में बैठकर अलग अलग पात्रों के समक्ष हो जाते हो और उनसे एकरूप होते हो, उनकी भावनाओं के साथ जब आप एक हो जाते हो उन अलग अलग स्ट्रेंजर्स के बीच में, उससे बेहतर क्या एक्सपीरियंस हो सकता है। इस देश के 80% मध्यम वर्गीयों के लिए जो मनोरंजन है वो बड़ा पर्दा है, छोटा पर्दा नहीं है। छोटा पर्दा आउट ऑफ कंपल्शन है उनके पास, वो बाय डिफ़ॉल्ट है। पर जिसको आउटिंग कहते हैं, हमारे देश के मध्यम वर्गीय लोग ना कसिनो में जाते हैं, ना बीचेस पे जाते हैं, ना वो कॉन्सर्ट्स में जाते हैं। उनके लिए मनोरंजन क्या है? सिनेमा हॉल है। सिनेमा ये हमारे कल्चर का भाग है, हमारी संस्कृति का हिस्सा है।
ऐसे में एक मध्यम वर्गीय परिवार जब अपने बच्चों के साथ दिवाली के वक्त कुछ स्पेंड करना चाहता है, अगर वो कुछ खर्चा करना चाहता है, एक अच्छा वक्त बिताना चाहता है, तो वो मॉल जाएगा। मॉल का एंकर कौन है? मॉल का एंकर है मल्टीप्लेक्स, मॉल का एंकर है सिनेमा। सिनेमा ने मॉल को जीवित रखा है। तो ऐसे में जब वो मॉल में जाता है तो उनके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जहाँ पर वो एंटरटेन हो सके और उस एक्सपीरियंस से रूबरू जा सके, जो एक्सपीरियंस उनको सिनेमा घरों का एक्सपीरियंस उनको घर में कभी मिल ही नहीं सकता, उसे आउटिंग कहते हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को इन्होंने पुनर्जीवित किया है इस फिल्म के साथ। और सूर्यवंशी में वो सारी चीज़ें हैं जो एक मसाला ब्लॉकबस्टर में होती है, जो अमर अकबर एंथोनी में हुआ करती थी, जो नसीब में हुआ करती थी, जो कुली में हुआ करती थी, जो मुकद्दर का सिकंदर में हुआ करती थी। तो उसमें जो मनमोहन देसाई और प्रकाश मेहरा की जो फिल्में हैं जिसमें लॉजिक नहीं होता, एंटरटेनमेंट होता था, तो ये जो एंटरटेनमेंट वाली बात है वो रोहित शेट्टी की बात है। उसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम की एकता पे जोर दिया है, उन्होंने पेट्राइटिज्म का उसमें तड़का भरा है। उसके अलावा एक्शन है, 3 बड़े स्टार है, गाने हैं, म्यूजिक है, और एडिटिंग इतनी कड़क है कि आप मतलब जब तक इलॉजिकल चीज़ों पे आपका दिमाग सोचेगा तब तक सीन आपका आगे बढ़ चुका रहेगा। फिर बीजीएम जो बैकग्राउंड म्यूजिक इतना तगड़ा है कि आपको बांधे रखता है, तो आपको 2 घंटे कम निकल जाते हैं और आप लगते हो वाह क्या मज़ा आ गया। तो ये जो एक्सपीरियंस है ये सिर्फ बड़ा पर्दा दे सकता है। इसलिए ये जो पहल है, जैसे गाबा जी ने भी कहा है और आपने भी बड़ा अच्छा प्रश्न किया, ये पहल बहुत ही स्वागतार्ह है। ऐसी चीज़ें होती रहनी चाहिए। और ये मैं कहता हूँ कि ये नया अध्याय है। जिन लोगों ने सिनेमा को राइट ऑफ कर दिया था, जो ये कहते थे कि नहीं यार सिनेमा में अब मज़ा नहीं रहा, अब तो OTT ने जगह ले ली। OTT अपनी जगह पर है, सिनेमा हमेशा जिंदा रहेगा। जब पहली बार टेलीविज़न आया तब लोग कहते थे कि अब तो सिनेमा के दिन भर गए, टेलीविज़न जगह ले लेगी। तो VCR आया तब लोग कहते थे कि VCR जगह ले लेगी। जब पायरेसी आया तब लोग कहते थे कि सिनेमा ख़त्म हो गया। वैसे जब OTT आया तो लोग कहते सिनेमा ख़त्म हो गया। सिनेमा कभी ख़त्म नहीं होगा, लोग ख़त्म हो जाएंगे, सिनेमा हमेशा ज़िंदा रहेगा। सर गिरीश जी, कोरोना काल की वजह से ही OTT बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हुआ है, नहीं तो 5-7 साल और लगते इस मुकाम पर आने को। उसमें तो कोरोना काल में जो थिएटर बंद थे तो नई नई कहानियों पर वेब सीरीज आए, नए नए स्टार पैदा हुए, क्योंकि हमारे जो फिल्म स्टार है वो दिख नहीं रहे थे। तो क्या अब जो थिएटर शुरू होने के बाद OTT प्लेटफॉर्म की फिल्मों पर असर पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। वो देखो ये कुछ चीज़ें कोएग्जिस्ट होती है, इसको कोएग्जिस्ट कहते हैं। ये स्पेस है, ये सब पैरेलल चलेगा। फिल्में चलेगी, OTT भी अपनी जगह पे चलेगी। OTT में जो मज़ा है, OTT में मिर्ज़ापुर आएगा, वो लोग देखेंगे। OTT पे हो सकता है सेक्रेट गेम्स आएगा जो लोगों को पसंद आएगा, या OTT पे OTT कुछ ऐसी चीज़ें लेके आएगा, कॉल माई एजेंट, बॉलीवुड, कुछ चीज़ें ऐसे लेके आएगा जो OTT जिसके लिए जाना जाएगा। तो OTT की अपनी स्पेस है, और OTT ने सिनेमा विविंग, कंटेंट विविंग को रिवोल्यूशनाइज किया है। उन्होंने किसी का हिस्सा नहीं मारा, उन्होंने दर्शकगण बढ़ाए हैं। तो कोई जब, एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा कि एक लोकेलिटी में 2 सिनेमा घर है, और जब तीसरा आता है तो अपने को लगता है कि यार ये तीसरा आने से इन दोनों का नुकसान हुआ। नहीं, वैसा नहीं होता। दोनों में अगर 50% इसमें और 50% इसमें लोग आए, जब तीसरा आएगा ना तो क्या होगा कि वो 50-50 होगा ही, इधर भी 50 होगा, ऐसा गणित होता है। तो लोग जो जा रहे हैं सिनेमा घरों में, उनकी तादाद बढ़ती है, कोई भी किसी का कुछ नुकसान नहीं होता। तो जो OTT का दर्शक है वो तो रहेगा ही रहेगा, पर OTT का जो दर्शक है ये वही दर्शक है जो सिनेमा घरों को भी प्यार करता है। तो सिनेमा जो लार्जर देन लाइफ सिनेमा है उसके लिए वो सिनेमा घरों में जाएगा, वो सूर्यवंशी के लिए सिनेमा घर में आ जाएगा। लेकिन न्यूटन अगर उसको मिलती है या मसान उसको मिलती है तो OTT पे देखेगा, क्योंकि वो लार्जर देन लाइफ नहीं है, वो कंटेंट ड्रीवन है। जो कंटेंट ड्रीवन चीज़ें रहेगी वो OTT पर रहेगी, और जो लार्जर देन लाइफ फिल्में हैं, जो कि एवेंजर्स है या बॉन्ड की फिल्में हैं, जहाँ एक्शन है, जहाँ पे ज़बरदस्त लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स है, ऐसी फिल्मों के लिए वो थिएटर में जाएगा। तो दोनों कोएग्जिस्ट करेंगे। गाबा जी, आपका जो दैनिक भास्कर है वो ज़्यादातर सकारात्मक समाचार देता है, सकारात्मक न्यूज़ देता है लोगों को। तो कोरोना काल के दौरान भी आपके भास्कर ने लगातार लिखा है कि OTT प्लेटफॉर्म पर विज्ञापन इतने आते हैं कि टेलीविज़न से ज़्यादा विज्ञापन आते हैं।
उनका तुलना भी की कई बार, क्योंकि मैंने भास्कर पढ़ता हूँ लगातार, जब मैं इंदौर उज्जैन जाता हूँ निरंतर पढ़ता हूँ, सबके जेपी चौक से आपको पढ़ता हूँ, आपका एडिटोरियल पेज पढ़ता हूँ और आपकी फिल्मों का पेज भी पढ़ता हूँ, सिटी भास्कर सब पढ़ता हूँ, आपके भी लेख पढ़ता हूँ। तो ये जो जो उस समय बिजनेस की बातें बताई, विज्ञापन में आपका वेब सीरीज में ज़्यादा विज्ञापन आते हैं, तो अब जो फिल्मों का जो वापस धूमधाम से शुरू हो रहा है, और आप भी इस समय मुंबई में फिल्म जगत में, जब भी कोई भोपाल जाता था तो प्रिंस गावा से संपर्क करता था, कोई भी स्टार जाता है यहाँ पर। जो कोरोना काल के बाद आप, या कोरोना काल के दौरान भी आपने यहाँ बहुत स्टोरी की है, अभी आर्यन खान वगैरह वगैरह काफ़ी स्टोरी की हैं। तो ये जो थिएटर आज से जो खुली हैं, आज का आपका अनुभव क्या है? थिएटर में आप भी गए, आपसे भी शाम को बात हो रही थी, आज का जो ओपनिंग वाला जो 1-2 दिन वाला, वो आप थोड़ा बताएं, अनुभव बताएं दर्शकों। जैसा गिरीश सर ऑलरेडी ट्रेड एनालिसिस्ट हैं और एक्सपर्ट है और काफ़ी समय से सारा रिव्यू और फिल्मों करते हैं। जैसा उन्होंने बताया कि ग्रैंड ओपनिंग है, लार्जर देन लाइफ, जो एक सिनेमा की बात हो रही, तो आई थिंक जो एक सिनेमा एक तरीके से कहा जा रहा था कि क्योंकि अभी तक कुछ अनसर्टेन था, पता नहीं था कब खुलेगा कब होगा, क्योंकि एक इस तरह की महामारी थी कि प्रिडिक्शन कुछ भी नहीं कर सकते थे। लेकिन जिस तरीके से ग्रैंड ओपनिंग मिली है, मुझे लगता है कि एक नई जान फूंक दी है। शायद जो डर था और बहुत सारे फाइनेंसर ने हाथ पीछे खींच लिए थे, तो मुझे लगता है जैसे आपने ओटीटी की बात की, एड्स की बात की, ओटीटी इज अ डिफरेंट मीडियम, ओटीटी चलेगा। ओटीटी से हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी चीज़ आती है, गिरीश सर ने बताया कि भाई एक चीज़ आ रही है तो हम कई बार ये कहते हैं कि यार अब ये खत्म हो गया, अब ये दौर खत्म हो गया। दौर कभी खत्म नहीं होता, हर एक की चॉइस है। लेकिन ओटीटी ठीक है, एक यूथ जो जनरेशन है जिनके पास मोबाइल है और शायद जो एक अलग तरह कंटेंट देखना चाहती है, रियलिस्टिक कंटेंट देखना चाहती है, वॉयलेंस देखना चाहती है, या हम कहें कि वो सेक्स देखना चाहिए, जिस तरह का वो शायद इसमें नहीं देख सकती और एक रियलिज्म नहीं दिखा सकती। मिर्जापुर है जो पूरी एक वॉयलेंस की एक पूरी कहानी है, या जैसे आपने बात की शिद्दत है, या जिस तरह की फिल्में जो आई हैं ओटीटी पर, तो ओटीटी के कंटेंट अलग है और सिनेमा कंटेंट अलग है, दोनों पैरेलल चलेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि ये बेहतर है ये खराब है, ये डिपेंड करता है चॉइस पे। लेकिन आज भी अगर मैं कहूँ तो अगर आप फैमिली को लेकर अगर आप कभी निकलते हैं एक आउटिंग पे, पिकनिक की बात होती है, और एक सिनेमा जैसे एक बाइस्कोप पहली जो फिल्म थी आलम आरा, तब से लेकर अभी तक जो सिनेमा है, सिनेमा हमारे लिए एक फेस्टिवल है। सिनेमा जाना मतलब एक पूरा प्रिपरेशन के साथ जाना कि यार आज वहाँ के समोसे खाएंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे, प्लानिंग होती है मिडिल क्लास फैमिली में कि हमारा बजट ये होता है। और पहले चूंकि अभी शायद टाइम और इसकी शायद बाउंडेशन है, अदरवाइज नहीं तो पहले एक रिकॉर्ड होता था कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो किसने देखा, उसके लिए क्रेज होता था। तो मुझे लगता है कि ये एक पॉजिटिव साइन है पूरी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि हम उसको सेग्रीगेट करें कि ओटीटी है तो दोनों ही मीडियम मनोरंजन के, हाँ, लेकिन एक तरीके से कहा जाए कि जो सिनेमा का जो मीडियम है वो सिर्फ मनोरंजन के लिए है। हम बार बार हम एक्सपेक्टेशन करते हैं, फिल्म मेकर से बात करते हैं कि कोई मैसेज दे, क्योंकि सिनेमा मैसेज देने के लिए नहीं है, वो कनेक्ट है सोसाइटी से, आपसे कनेक्ट है, आपके आसपास की चीज़ को ऑब्जर्व करता है। हम जब बैठते हैं तो एक रिलेट करते हैं नवाजुद्दीन से, अरे यार ये तो हमारे ऐसा कॉमन मैन है। हम बात करते हैं पंकज त्रिपाठी की, अरे यार ये तो बिल्कुल हमारे जैसा दिख रहा है। क्योंकि अब एक तरीके से कहा जाए तो फैंटेसी जो खत्म धीरे धीरे हो रही थी, लेकिन रोहित शेट्टी का जो सिनेमा है, आप जितनी भी फिल्में उठा के प्रीवियस देख ले उनकी सक्सेसफुल रही है, वो वही है, एक्शन है, मारधार है, एंटरटेनमेंट है। वहाँ आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, वहाँ फ्री माइंड से जाइए और एंटरटेन होकर आइए। लेकिन अगर आपको कंटेंट की बात कर रहे हैं तो वाकई में जैसे बात की जाए तो बहुत सारे जो कंटेंट ओटीटी पे फिल्में आ रही हैं वो कंटेंट वाइज बहुत रिच है, कंटेंट बहुत रिच है। और मुझे लगता है ओटीटी का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि जो सिनेमा में एक स्टार है, एक स्टार वैल्यू होती है कि फिल्म किसके नाम से आ रही है, या जैसे गिरीश सर ने बात की मल्टी स्टार आती तो अक्षय कुमार है, इसमें अजय देवगन है और इसमें रणवीर सिंह है। लेकिन अब ओटीटी में जो स्टार नहीं थे, प्रतीक गांधी से लेकर तमाम ऐसे लोग थे, आप एक लंबा चेहरा अगर एक लंबी फेयर लिस्ट लाइए तो कहीं एक कभी स्टार ये फिल्मों में एक छोटे से रोल में रहते। जयदीप आलूवालिया है जो वो एक तरीके से अपने आप को एक स्टार वैल्यू के साथ प्रेजेंट करता है। तो मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव साइन है और एक बड़ी इंडस्ट्री को उससे काम मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात इसमें ये भी आ रही है जो लगातार बात हो रही है कि इस पर भी एक सेंसर होना चाहिए, इस पर एक रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए, क्योंकि अभी कोई सेंसर नहीं है। एक सबसे ड्रॉबैक जो मुझे लगा, जो अभी भी शायद गवर्नमेंट की तरफ से और एक लंबे समय से एक बहस चल रही है, चूंकि क्वेश्चन का पार्ट नहीं लेकिन मुझे रिलेटेड आया कि पायरेसी की जो बात होती है कि जैसे ही फिल्म रिलीज होती है फ्राइडे को सूर्यवंशी, और उसी दिन वो दो तमाम प्लेटफॉर्म है पायरेटेड की बाय टेलीग्राम और इस पे आ जाती है। ओके, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी एक हमारे यहाँ इस पे एक लॉ और तमाम चीज़ें बनने की जो बात हो रही है, पहले से कैसेट का और वो होता था, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक पूरी मेहनत होती है। आप देखिए एक प्रोड्यूसर और फिर उसमें एक्टर काम नहीं होता, एक लंबी प्रोसेस है, 1-2 साल की मेहनत है। और वो फिल्म अगर किसी लीक हो जाती है तो शायद वो पूरी टीम के लिए एक मोरल
जो है डाउन करने वाली बात है। तो कुल मिला के एक पॉजिटिव साइन है और मुझे लगता है कि अब बंटी बबली 2 आ रही है लगातार, जो फिल्मों का एक हमारा फेस्टिवल है। और फिर एक संजीला भंसाली की जो जनवरी में ओपनिंग जो कर रही है गंगूबाई काठियावाड़ी, तो एक बड़ा कैनवास फिल्म का देखने को मिलेगा। लेट्स सी, क्योंकि एक कोरोना के बाद एक पॉजिटिव साइन है कि धीरे धीरे 100% ऑक्यूपेंसी का सिनेमा खुले हैं पूरे देश में, हर जगह पे जिस तरीके से ओपन कर दिया गया है फेस्टिवल्स की तरह। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को मुझे लगता है अभी भी अवेयर होने की जरूरत है। कोविड से सिर्फ इंजेक्शन लगने से नहीं है, लेकिन एक अच्छा पॉजिटिव साइन है कि सिनेमा हॉल में अगर 100% हाउसफुल दिख रहा है तो ये कहीं ना कहीं पूरे जो सिनेमा जो हमारा बात करते हैं 100 ईयर्स का जो सिनेमा है उसके लिए एक पॉजिटिव साइन है। गिरिज जी, मल्टीप्लेक्सेस के पहले सिनेमा 2 भागों में बटा था दर्शकों के रूप में। एक आर्ट सिनेमा होता था और एक कमर्शियल सिनेमा होता था। मल्टीप्लेक्सेस आने के बाद ये जो मतभेद है ये मिट गए। अब वेब सीरीज में भी क्या इस तरह का दर्शक है, आर्ट वेब सीरीज और कमर्शियल वेब सीरीज? देखो क्या था, ये पैरेलल मूवमेंट थी, वो चली थी 70s में। पैरेलल मूवमेंट में एक्चुअली देखा जाए तो पैरेलल सिनेमास की शुरुआत कर ली थी इन्होंने अपने गरम हवा के साथ। जो गरम हवा वाज सपोज टू बी द फर्स्ट पैरेलल फिल्म। उसके बाद वो मूवमेंट शुरू हुई और ये सारी मूवमेंट चरम सीमा पे पहुंची 70s में, जब निशांत बनी, अंकुर बनी, पार्टी बनी, मंथन बनी, आघात बनी। आंधी वॉज अ कमर्शियल फिल्म, इट वॉज नॉट मैं आर्ट हाउस सिनेमा की बात कर रहा हूँ। मंथन, आघात, आक्रोश, अर्धसत्य, चक्र, जयवंत दड़वी के नॉवेल पे जो बनी थी, तो ये सारी जो फिल्में हैं ये पैरेलल मूवमेंट को आगे लेके जाती थी। और ये जो पैरेलल मूवमेंट में जो फिल्म डायरेक्टर्स थे, गोविंद निहलानी थे, मणि कौल थे, श्याम बेनेगल थे, कुंदन शाह थे, उसके अलावा तपन सिन्हा थे। तो ये जो लोग थे ये पैरेलल फिल्मों को मूवमेंट चलाते थे और ये सारी पैरेलल फिल्में जो थी वो रियलिस्टिक फिल्में थी। तो ये 70s में मूवमेंट चली और 75 में पार, दामूल, ये सारी फिल्में, दामूल प्रकाश झा की पहली फिल्म थी, पार, ये तो ये सब 70s में अर्ली लेट 70s तक चली। उसके बाद 80s में भी ये थोड़ा थोड़ा प्रकार कम होते गया, क्योंकि ये जो पैरेलल फिल्म के डायरेक्टर्स थे ये कमर्शियल फिल्में बनाने लग गए। 80s में कम हुआ और हमारे देश में मल्टीप्लेक्सेस का आना शुरू हुआ 1997 से। देश की पहली फिल्म बनी 1913 में, राजा हरिश्चंद्र। पहली टॉकी बनी 1931 में, आलम आरा। और उसके बाद पहली मल्टीप्लेक्स इंडिया में आया 1997 में। तब तक पैरेलल मूवमेंट फिल्मों की ख़त्म हो चुकी थी। मल्टीप्लेक्सेस में आने के बाद ये हुआ कि दर्शक हर तरीके की फिल्में देखने का आदी हो गया, क्योंकि उसके पास 5 स्क्रीन है। अब 5 स्क्रीन में, एक स्क्रीन में 5 शो, तो 25 शो है। तो 25 शो में आपको कम से कम 4 से 5 फिल्मों को अकोमोडेट करना है। तो वहाँ पे शोले भी चलेगी, क्रांति भी चलेगी, पार भी चलेगी और जाने भी तो यारों भी चलेगी, क्योंकि 4 फिल्में हैं, क्योंकि स्क्रीन आपके पास 5 है। तो ऐसे से जब हुए कि जब ज़्यादा शोज अकोमोडेट करने लग गए तो जो मेन स्ट्रीम के एक्टर्स हैं वो इस तरीके की फिल्में करने लगे, जिससे पैरेलल फिल्में और कमर्शियल फिल्मों की लाइन जो है वो मिटती चली गई। मसान, बिल्कुल मसान है या हुतुतु है या फिर उस तरीके की जो फिल्म आई या दम लगा के ऐसा। इसमें क्या हुआ कि ये फिल्में देखा जाए तो अभी जैसे बधाई हो जो सुपरहिट फिल्म थी वो देखा जाए, विकी डोनर, ये सारी पैरेलल फिल्में हैं। लेकिन एक्टर्स कौन है उसमें? एक्टर्स वो है जो कि उस वक्त के अमोल पालेकर थे, जो अभी के आयुष्मान खुराना है या विकी कौशल है, ये सारे। तो क्या है कि जो लाइन थी वो लाइन मिटा दी। अच्छा, वो लाइन इसलिए भी मिटी कि मल्टीप्लेक्सेस में टिकट रेट्स आपके पैरेलल फिल्मों के उनके बजट के ऊपर डिपेंड नहीं करते। मतलब आप बधाई हो और पद्मावत लगी है तो पद्मावत की भी टिकट 300 रुपये है और बधाई हो की भी टिकट। तो जो टिकट 300 है तो मैं तो 300 में बधाई हो देख रहा हूँ जिसका बनाने का बजट है 40 करोड़ या 25 करोड़, और मैं पद्मावत देख रहा हूँ जिसका बनाने का बजट 80 करोड़ है। तो 80 करोड़ की फिल्म भी मैं 300 रुपये में देख रहा हूँ, 40 करोड़ की फिल्म भी मैं 300 रुपये में देख रहा हूँ। तो कोई भी डिस्टिंग्विशन, कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया, कोई अलग तरीके से ट्रीट नहीं किया मल्टीप्लेक्स ने पैरेलल सिनेमा को भी और आर्ट हाउस सिनेमा को। इसलिए वो जो थिन लाइन थी वो धूमिल हो गई और इसलिए सारा सिनेमा जो पैरेलल था वो मेन स्ट्रीम हो गया और मेन स्ट्रीम लाया मल्टीप्लेक्सेस ने। तो सर यही बात थी कि जो आज से अगर अपन देखा जाए 1.5 साल पहले
कि वेब सीरीज संयुक्त परिवार मतलब परिवार के सभी सदस्य मिलकर नहीं देखते थे, लेकिन अब जो समय बदल गया है अब संयुक्त परिवार भी देख रहा है। नहीं देखो, फैमिली जैसे परिवार देखते ही है तो तब भी। ये इसमें आर्ट और कमर्शियल वाला एंगल आ सकता है आगे चलकर। नहीं क्या देखिए, हर उम्र के दर्शक देख रहे हैं? बिल्कुल नहीं। देखो क्या है कि वो सेंसर्ड नहीं है, तो आपको समझना है कि भाई मैं क्या देखूं क्या नहीं, ये आपके ऊपर है। अब वेब सीरीज़ में 60% वेब सीरीज़ में वायलेंस और सेक्स की बहुतायत है। वो आपने सोचना है कि भाई उसके ऊपर मैं चाइल्ड लॉक लगाऊं और मैं अपने परिवार के साथ क्या देखूं क्या नहीं, ये समझ आपको रखनी है। आपको अगर लगता है कि 40% जो है वो कंटेंट मेरा परिवार के साथ देखना है, वो निर्णय आपने लेना है। सिनेमा घरों में आपके घर के सामने 2 सिनेमा घर है। एक अच्छा सिनेमा घर है जो खूबसूरत है बना हुआ, जहाँ पे लोग पान खा के नहीं थूकते, वहाँ पे आप अपने परिवार के साथ जाते हो, जहाँ आपको सूरज बढ़ जाता है कि फिल्म मिलती है। उसके बाजू में एक दूसरा है जो डायपलेटेड स्टेट में जहाँ लोग पान खा के थूकते हैं, वहाँ रेशमा की जवानी जैसी फिल्में लग रही है, उसके भी दर्शक है। वो आपके कहने पे, क्योंकि आप मॉरलिटी को जानते हो, नीतिमत्ता को जानते हो, आप अपने परिवार के साथ फिल्म देखना पसंद करते हो। लेकिन इस शहर में ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपने परिवार को अपने गांव में रख के आए हैं। उनको वो नवरंग में उनको जाके पिंकी में उनको वो सेक्सुअल ओरिएंटेड फिल्म देखना ज़रूरी है। ये अंतिम प्रश्न सर। तो उसके लिए वो देखते हैं। तो कहने का मेरा पहले ये कहने का मतलब ये है कि हर एक को अपनी चॉइस है। वेब सीरीज़ में भी वायलेंस वाली भी है और कुछ ऐसी वेब सीरीज़ है जो अच्छी भी है। तो आपने तय करना है कि आपने अपने परिवार के साथ क्या देखना है। आपको जो पसंद आता है वो आपको परोसा जाएगा। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप खाना क्या चाहते हो। सर अंतिम सवाल वापस एक, आप ट्रेड एनालिसिस के पहले पीवीआर के जो इंडिया के मार्केटिंग हेड रहे हैं, आने वाले समय में भी फिल्मों का जो लाइन अप है रिलीज को लेकर कितना घमासान युद्ध चल रहा है? बहुत ज़बरदस्त है, ऐसी ज़बरदस्त लाइन है। मतलब देखो, आप देखिए कि सूर्यवंशी को 2 वीक की विंडो है, उसके बाद फिल्म आएगी, फिर उसको एक वीक की विंडो है। मतलब हमारे पास इतना कंटेंट है कि एक ही वीक में उसको इतना बड़ा बिजनेस करना है, क्योंकि दूसरे वीक में कोई और भी बड़ी फिल्म आ जाएगी। कहने का मतलब कि जो लाइन लगी हुई है, 2 साल से सारे लोग बैठे हुए हैं, कंटेंट रेडी है, उनकी लाइन लगी है, हॉलीवुड की फिल्मों की लाइन लगी हुई है, रीजनल सिनेमा बन रहा है। इसलिए मतलब बहुत अच्छे कंटेंट आने वाला है, कंटेंट की लाइन लगी हुई है, अच्छा कंटेंट आने वाला है। और इंडस्ट्री के लिए जो भी बुरे दिन थे वो सारे बीत चुके हैं और अच्छा वक्त अब आ चुका है और आने वाला है। गिरीश जी धन्यवाद और प्रिंस गाबा जी धन्यवाद। तो निश्चित रूप से हम सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है कि जो सूर्यवंशी आई और वापस जो थिएटर में जो दर्शक आने लगे सिनेमा में, और बहुत खुशी का समाचार है। और निश्चित रूप से हमारी मनोरंजन इंडस्ट्री वापस उससे भी ज़्यादा अधिक और ज़ोर शोर से सफल होगी, खड़ी होगी। वापस पहले वाले दिन आ जाएंगे कि लोग थिएटर में सिनेमा में जाएंगे सब परिवार के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।